लेकिन उस समय छत्तीसगढ़ में व्यापार में एक जोखिम रहता है और आप एक सुरक्षित जॉब में थी, एज ए प्रोफेसर आप कॉलेज में थी, बड़ा सुरक्षित जॉब इसको माना जाता है, पर आपने व्यापार में जोखिम उठाया। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? मतलब एक यूनिट से या अलग तरह से कई यूनिट के साथ? इसकी शुरुआत एक छोटे से कमरे से हुई जी। और उस समय यंग एज 26 साल की एज थी, तो मन में उमंग, उत्साह, खुशियाँ, जोश, जुनून सब रहता है। तो बस कि मैं तो कर ही लूँगी, और एक छोटे से कमरे से स्टार्ट किया था। टीम को अच्छा, स्वस्थ और युवा बनाए रखने के लिए आप क्या प्रयोग करती हैं? देखिए, हम तो ब्यूटी एक्सपर्ट हैं, तो हम हमेशा कहते हैं कि जिस तरीके से हम अपना रोज़ हम ब्रश करते हैं, स्नान करते हैं, तो हमें गुड क्वालिटी डेली मॉइस्चराइज़र लगाना है ताकि हमारे स्किन की नमी बरकरार रहे। हमें सन प्रोटेक्शन लगाना है ताकि उसकी जो 10 बजे के बाद की यूवी रेज है वो हमारे स्किन को डैमेज ना करे या हमें पिगमेंटेशन ना आए। और ये हमारे केयर में हम बताते हैं हमेशा क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग और सन प्रोटेक्शन। तो ये एक रूटीन केयर हमें फॉलो करना चाहिए। हेयर फॉल की समस्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इसका कारण क्या हो सकता है? उसका कारण पहला तो है स्ट्रेस, अच्छा, दूसरा लाइफस्टाइल हमारी, तीसरा हमारा खान पान, क्योंकि हर चीज़ मिलके बन रही है जी। तो आपका स्ट्रेस लेवल, आप छोटे से देखिए बड़े तक सबको स्ट्रेस है। दूसरा बहुत बड़ा कारण हमारी रॉन्ग फूड हैबिट्स। आप क्या समाधान बताना चाहिए? आज की तारीख में हमारा सबसे बड़ा एडिक्शन जो है वो हमारा मोबाइल है। अभी बच्चे पूरे टाइम रील 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 देख रहे हैं जी। रात को लेट सोते हैं। अभी अगर आप मोबाइल 12 बजे तक चला रहे हैं, 1 बजे तक चला रहे हैं, तो आपको कब नींद आएगी और हम कब सवेरे उठेंगे? बिल्कुल। तो यदि हमारी नींद अच्छी नहीं, क्योंकि नींद से आप ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है आपकी डीप स्लीप, गहरी नींद। यदि हमें नींद नहीं आती है तो हम फ्रेशनेस फील ही नहीं करेंगे, हमारी स्किन में थकावट रहेगी, हम शरीर उठ रहा है लेकिन मन थका हुआ है। और कभी भी मोबाइल को तकिए के बगल में रख के नहीं सोना है जी। क्योंकि उसकी रेज आपको पता नहीं है कितना हार्मफुल है हमारे ब्रेन को, हमारे हियरिंग को, हमारी आँखों को, सबको नुकसान पहुंचा रही है। और हम इसके एडिक्शन में बंधते जा रहे हैं। और बहुत बड़ा कारण मोबाइल, दूसरा तनाव, ओवर थिंकिंग। हम जो एक ही बात को पकड़ के ज़्यादा सोचने लगते हैं, हम उसको लेट गो नहीं करते हैं। एक ये कारण भी है जिससे हमें नींद नहीं आती है। ये आपकी उदारता है। जबकि मीनाक्षी ब्यूटी पार्लर, हर कोई अपना बिजनेस जो है उसका एक सीक्रेट रखता है कि वो मेरे अलावा कोई और ना उसमें प्रतिद्वंदी तैयार हो। लेकिन आपने मीनाक्षी ब्यूटी पार्लर के माध्यम से कितने सारे बच्चियों को तैयार किया है। जो जितना ज्ञान बांटेंगे जी उतना बढ़ेगा, जितने लोगों को आप बनाएंगे उतना आप खुद बनते जाएंगे। तो हमेशा उदार चित्त, उदार दिल रखना है हमें, और निर्माण चित्त कि हम निर्माण कर सकते हैं वो करना है। तो बस एक ही सूत्र याद रखना चाहिए, जितना आप सबको आगे बढ़ाएंगे उतना स्वयं आगे बढ़ेंगे। साथियों नमस्कार। श्री महाकाल धाम के स्टूडियो में आज हमारी मेहमान है मीनाक्षी ब्यूटी सैलून एंड एकेडमी की संचालिका, चेयरमैन मीनाक्षी टुटेजा जी। मैं मीनाक्षी जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मीनाक्षी टुटेजा जी ने अपनी लगन, अपने संघर्ष और परिश्रम से छत्तीसगढ़ में वो मुकाम हासिल किया है कि आज मीनाक्षी ब्यूटी सैलून एंड एकेडमी के नाम से प्रदेश का हर हिस्सा सक्रिय है। उनकी संस्था के माध्यम से और उनके प्रशिक्षण के माध्यम से आज उन्हें ट्रेनिंग दे रही है। छत्तीसगढ़ की हमारी हजारों बेटियों को रोजगार मिला है और ब्यूटी पार्लर के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हुई है। साथ ही स्वास्थ्य के विषय में और स्किन केयर के विषय में सभी तरह की सुविधाएं यहाँ मिली हैं और साथ ही मीनाक्षी जी ने सबको जागरूक करने का भी काम किया। वे एक आध्यात्मिक
महिला भी हैं, साधना भी करती हैं, तो आज विविध विषयों पर उनसे चर्चा करेंगे। तो मीनाक्षी जी, आप इस उद्यम में आने की प्रेरणा हुई, रुचि हुई? एक ही शब्द, स्वाभिमान। बचपन से ही बस था कि भगवान इस पुरुष प्रधान देश में जब मेल काम करते तो महिलाएं क्यों नहीं? 2 आंखें, 2 हाथ, 2 कान सब दिया है भगवान ने, सोचने समझने की शक्ति दी है, हम भी पढ़ाई करते हैं। तो वो हर महिला मेरे लिए प्रेरणा स्रोत हुआ करती थी जो वर्किंग थी। और बस एक ही लाइन लगता था कि जब ये अपना घर भी संभाल सकती है और ये चाहे वो व्यापार में हो, चाहे वो ऑफिसर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, सभी मुझे प्रेरित करते थे। तो मुझे लगता था नहीं, हमें भी काम करना है और कभी किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना है। बस ये एक लाइन। और आज भी मैं बस कहती हूँ, भगवान ये हाथ सिर्फ तेरे आगे फैलने चाहिए, मैं उसके पहले उठा लेना जब ये नौबत आए कि किसी और के आगे ये हाथ फैले। इस एक भावना ने कि बस करना है और आपका हाथ दाता का हाथ हो, ना कि लेवता का हाथ हो। बस इसलिए। लेकिन आपके, मैंने देखा आपके जीवन यात्रा में, आप पहले अध्यापन में थी, जी। फिर आप ब्यूटी पार्लर के क्षेत्र में आई। हाँ। ये कैसे टर्न हुआ? मैं गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाती थी। फिर हस्बैंड के साथ, वो गवर्नमेंट अधिकारी थे, उनका ट्रांसफ़र होता था और मेरा नहीं हो पाता था। तो फिर ऐसा लगा कि ये डिफ़िकल्ट है छोटे बच्चे, 2 बच्चे के साथ में। तो फिर हमने सोचा कि अब कुछ चेंज करना चाहिए, क्योंकि ये हमेशा पॉसिबल ही नहीं होगा। तो बस फिर बस एक ही लाइन थी कि मुझे कुछ करना है, और करना है तो क्या करूं, इसके लिए फिर दिमाग दौड़ने लग गया। और बस ये लगा, जबकि मेरी लाइफ बहुत सिंपल, बहुत ही सहज, उसके बावजूद काम तो पूजा है, वर्क इज़ वर्शिप। तो बस मैंने तुरंत सीखा, ये कोर्स पहले सीखा और तुरंत स्टार्ट किया कि अगर मैं छोड़ूंगी तो बात करूंगी तो भूल जाऊंगी। और मैंने स्टार्ट किया। पर जिस चीज़ में आप डूब के करते हैं, लगन से करते हैं, और आपका एक लक्ष्य होता है कि आपका हर क्लाइंट खुश हो और आपका काम आगे बढ़े, तो जब आप 100% डिवोशन से वो काम करते हैं तो वो काम हमें सफलता देता है और हमें खुशी देता है। तो बस वो एक ही था कि प्रोफेशनल ये इसको छोड़ना है, क्योंकि ट्रांसफ़र नहीं होता है बस, और जो होता है अच्छे के लिए होता है जी। और मैं बल्कि शुक्रिया करती हूँ कि अगर शायद वो ना होता तो मैं आज पढ़ाती रहती। पर अभी मुझे मेरा काम बहुत खुशियाँ देता है और मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन उस समय छत्तीसगढ़ में व्यापार में एक जोखिम रहता है, और आप एक सुरक्षित जॉब में थी, एज ए प्रोफेसर आप कॉलेज में थी, बड़ा सुरक्षित जॉब इसको माना जाता है, पर आपने व्यापार में जोखिम उठाया। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? मतलब एक यूनिट से या अलग तरह से कई यूनिट के साथ? इसकी शुरुआत एक छोटे से कमरे से हुई जी। और उस समय यंग एज, 26 साल की एज थी। तो मन में उमंग, उत्साह, खुशियाँ, जोश, जुनून सब रहता है। तो बस कि मैं तो कर ही लूँगी, और एक छोटे से कमरे से स्टार्ट किया था। ये कोर्स आपने कहाँ से सीखा ब्यूटिशियन का? मैंने ये किया था, हमारी पहली गुरु थी सुनंदा चौधरी मैम। अच्छा। जो कि इतनी प्यारी और बहुत ही मैं आज जो भी हूँ, सबसे पहले मैं उनको धन्यवाद करूँगी और दिल से शुक्रिया करूँगी कि उन्होंने मुझे सिखाया, मेरी पहली गुरु बनी, और उनका आशीर्वाद था जो मैं आज यहाँ पर हूँ। तो वहाँ से शुरुआत हुई थी, ये सिविल लाइन में उनका था बस। और जब आपको एक जुनून होता है कि मुझे काम करना ही है, और मुझे लगता था कि हम किसी के पास भी बैठते हैं, गप मारते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, हमारी एनर्जी भी वेस्ट हो रही, टाइम भी वेस्ट हो रहा है। तो इस टाइम का सदुपयोग किया जाए, और मुझे हर महिला के लिए लगता है कि कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी में वो इन्वॉल्व हो। तो तुरंत फिर उनसे सीखकर मैंने 8 महीने में स्टार्ट किया। पर ये परमात्मा कृपा थी कि फिर कभी पलट के देखना नहीं पड़ा। मैं अकेले स्टार्ट की थी
और आज तो साथ में कारवां है, काफ़ी जी। सारे एम्प्लॉयज़ हैं। तो वर्तमान में मीनाक्षी जी इसमें क्या क्या संचालित हो रही गतिविधियाँ हाँ सैलून के अलावा? हाँ, एक तो सैलून है जी जिसमें पूरे परिवार के लिए ये सैलून है। जी साथ में माता पिता, बच्चे, हस्बैंड वाइफ, बच्चे, सबकी सर्विसेज होती है। जी। इसके अलावा अकेडमी हमारी चलती ये है। कब से शुरू हुई? अकेडमी हमारी चली है वही 2004 जी जी से स्टार्ट किया हमने। तो किसी को आप जब सिखाते हैं और किसी को आप किसी का निर्माण करते हैं तो ये आपको बहुत खुशियाँ देता है, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी के आँख में आंसू ना हो तो वो सीखें और काम करें। अभी मैं हर साल काफ़ी बच्चियाँ सीखती हैं। कहाँ कहाँ चल रही है एकेडमी आपकी? हमारी मेन तो रायपुर में ही है, जी पर जो स्टूडेंट हैं वो पूरे छत्तीसगढ़ के हैं, विदर्भ के भी हैं, उड़ीसा के भी हैं, इधर एमपी के भी काफ़ी अच्छा। बच्चे आते हैं। कितनी संख्या में होंगे अभी सीखने वाले? ऐसे तो ये गिनती नहीं होगी, लेकिन हर साल आप सोचिए 300-400 स्टूडेंट तो हर सीखते साल हैं। 300 से हाँ, 400? तो काफ़ी साल हो गए और वो लोग भी आज बड़े बड़े मुकाम पे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आते हैं तो बस एक लाइन पैर छू के बोलते हैं, मैम आज हम कहाँ पर हैं, हम बहुत अच्छे हैं। तब मुझे लगता है शुक्रिया भगवान, तेरा शुक्रिया कि तू इस लायक बनाया कि सबके घर खुशियाँ हैं, उमंग है। ये आपकी उदारता है। जबकि मीनाक्षी ब्यूटी पार्लर हर कोई अपना बिजनेस जो है उसका एक सीक्रेट रखता है कि वो मेरे अलावा कोई और ना उसमें प्रतिद्वंदी तैयार हो, लेकिन आपने मीनाक्षी ब्यूटी पार्लर के माध्यम से कितने सारे बच्चियों को तैयार किया है। नहीं, जितना ज्ञान बांटेंगे जी उतना बढ़ेगा, जितने लोगों को आप बनाएंगे उतना आप खुद बनते जाएंगे। तो हमेशा उदार चित्त, उदार दिल रखना है हमें, और निर्माण चित्त कि हम निर्माण कर सकते हैं वो करना है। तो बस एक ही सूत्र याद रखना चाहिए, जितना आप सबको आगे बढ़ाएंगे उतना स्वयं आगे बढ़ेंगे। बहुत अच्छा। ये जो ट्रेनिंग सेंटर है इसके बाद लड़कियों को प्रायः खुद का रोजगार करने का मौका मिलता है। बहुत ही अच्छे से। और आपके यहाँ भी फिर जॉब मिल जाता है? मेरे यहाँ ऑलरेडी करीब 300 का स्टाफ है जी। और वो इतने पुराने हैं कि वो कोई छोड़ के जाते नहीं हैं। तो कभी वैकेंसी होती है तो मिल जाता भी है, लेकिन मैं उनको शुरू से प्रिपेयर करती हूँ कि आप अपना स्टार्ट करिए बिजनेस, और साथ ही साथ आप अगर कहीं जॉब मिलता है तो वो तो बिल्कुल करना ही चाहिए ताकि आपको एक्सपीरियंस भी हो जाए। और आजकल इसी लाइन में बहुत सारी चीज़ें, जैसे अभी मेकअप आर्टिस्ट बनते हैं, हेयर ड्रेसर बनते हैं, स्किन एक्सपर्ट बनते हैं जिसको हम एस्थेटिशियन कहते हैं। तो किसी एक चीज़ में आप महारत हासिल करिए और बाकी चीज़ों का भी हमें नॉलेज होना चाहिए। तो यदि हमारा इंटेंशन बहुत अच्छा है, हमारे काम की क्वालिटी बहुत अच्छी है, हमारा एनर्जी लेवल बहुत अच्छा है और शुद्ध भाव है कि जो भी मेरे पास आ रहा है उसका काम मुझे बहुत अच्छे से करना है, तो कोई नहीं है आपको रोक सकता है। आपके पास सफलता आएगी आएगी, पर हमारा ऑरा बहुत प्योर और शुद्ध होना चाहिए। बिल्कुल। मन के भाव बहुत शुद्ध होना चाहिए। जी। और जो आप काम कर रहे हैं उसमें आप दक्ष होना चाहिए, स्किल्ड होना चाहिए, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही अपने आप क्लाइंट को खींच कर लाता है। एक जो आम समस्या आज लोगों के बीच में है और लोग जो उत्सुक रहते हैं, गंजेपन की तकलीफें हो रही हैं, लोगों में गंजापन आ रहा है। तो आजकल जैसा विज्ञापन आता है कि बाल आ जाते हैं फिर से या गंजापन दूर कर दिया जाता है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, फीमेल में भी आजकल जैसे स्कैंटी स्कैल्प होता है, हेयर फॉल की समस्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसका कारण क्या हो सकता है? उसका कारण पहला तो है स्ट्रेस, अच्छा, दूसरा लाइफस्टाइल हमारी, तीसरा हमारा खान पान, क्योंकि हर चीज मिलके बन रही है। जी। तो आपका
स्ट्रेस लेवल आप छोटे से देखिए बड़े तक सबको स्ट्रेस है। दूसरा बहुत बड़ा कारण हमारी रॉन्ग फूड हैबिट्स, उसके कारण हेयर फॉल की बड़ी दिक्कत है। और यदि मेरी रॉन्ग फूड हैबिट्स है तो उसके कारण ढेर बीमारियां आ रही, महिलाओं में भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। बहुत। अब आप देखिए माइग्रेन है, सिर दर्द है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, जी। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल है, जी। मतलब इतनी सारी प्रॉब्लम है। उसका कारण हमारी रॉन्ग लाइफस्टाइल एंड रॉन्ग फूड हैबिट्स। तो अगर हम इस पे ध्यान देंगे तो नेचुरली बाल भी अच्छे होने लगते हैं। देखिए ट्रीटमेंट है वो हमें कुछ हद तक हेल्प करते हैं, पर यदि हम उसकी गहराई में जाएंगे और समझेंगे कि मेरी फूड हैबिट मुझे कैसे ठीक करनी है, तो आप सिर्फ हेयर ही नहीं, आपको इतनी प्यारी स्किन भी मिलेगी और साथ ही साथ आपका एनर्जी लेवल भी बहुत हाई हो जाएगा और आप हर काम में एंजॉय करेंगे। जब हमारा शरीर बीमारियों से रहित होगा तो ये एक बड़ा लंबा टॉपिक है हेयर फॉल, पर इसके लिए हमें खुद ध्यान देना है। विटामिन्स की डेफिशिएंसी मेन है D3 और B12 जी। तो ये तो चलिए हम, लेकिन अगर हम थोड़ी प्राकृतिक, जिसको हम प्रकृति माँ कहते हैं, वो लाइफस्टाइल प्रकृति माँ का की गोद का, हम फल खाएंगे, सैलेड खाएंगे, हम नेचर में जाएंगे, सूर्य, हवा, धरती, जल, ये सारे तत्वों से हमें ऊर्जा मिलती है। तो थोड़ा प्रकृति का सानिध्य करेंगे तो डेफिनेटली हेयर फॉल तो एकदम ही रुकेगा और साथ ही साथ हमारी ब्यूटीफाई, हम और सुंदर होंगे। तो स्ट्रेस कम कैसे होगा? स्ट्रेस कम करने के लिए भी यदि हम थोड़ा मेडिटेशन करते हैं तो उससे भी काफ़ी स्ट्रेस कम होता है, लेकिन इसको थोड़ा लंबा टॉपिक है, इस पे और हम चर्चा। मीनाक्षी जी, मैंने देखा कि आपके जीवन यात्रा में आपने त्रिकोण जो क्षेत्र है उसमें बड़ा काम किया। एक तो आप न केवल सुंदरता ब्यूटी पार्लर का क्षेत्र बल्कि फूड साइड भी, और तीसरा आपका ध्यान धारणा, आपने तीनों को कवर किया है। यही कारण है कि आपके यहाँ जो भी सीख रहा है या जो जाता है उसको एक विशेष ऊर्जा मिलती है और उसको सलाहें बहुत अच्छी मिलती हैं। आपकी सलाहों से बहुत सी युवतियों को काफ़ी लाभ हुआ, ऐसा सुनने में आया। जी, जी। तो जो आप फूड का जो प्रयोग करती हैं, मैं जानना चाहूँगा कि खाना जो है उसका क्या अनुशासन होना चाहिए? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए अभी हमें थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा जी। प्राण शक्ति, जिसको हम वाइटल फोर्स कहते हैं, जिसको हम प्राण ऊर्जा कहते हैं। जी। प्राण ऊर्जा का काम, हमारा ये जो शरीर चलता है प्राण शक्ति से चलता है। तो हमें ये प्राण ऊर्जा क्या करती है, कहाँ कहाँ व्यय होती है? तो सबसे तो पहला है ज़्यादा बात करने में हमारी इस ऊर्जा का क्षय होता है। जी। दूसरा भोजन को पचाने में। तो आपको ये पता है कि अगर हम गरिष्ठ भोजन खाते हैं तो हमारी प्राण शक्ति को या पाचन शक्ति को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल। अगर हम नाश्ता भी करें, हैवी नाश्ता कर, जिसमें हम सारे अनाज भी लेते हैं, फल भी लेते हैं, तो जब तक ये पचता नहीं हम फिर लंच डाल देते हैं पेट में, फिर ये तब तक पचता नहीं, हमारा डिनर का टाइम हो जाता है। तो इसका एक बेसिक सिद्धांत ये होना चाहिए कि आपको भोजन वो करना है जो सुपाच्य हो, जी, जो इजीली डाइजेस्टेबल हो, जो कि सन कुक्ड हो, जो कि धूप में पका हुआ हो, जो कि ऊर्जा से भरपूर हो, जी, ना कि डेड हो। जब हम किसी भोजन को आग में पकाते हैं तो उसमें तेल, मिर्च, मसाला हम सब डालते हैं, तो उसके कारण वो एक होता है लाइव फूड, एक होता है डेड फूड। तो इस पे थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि ज़्यादा मात्रा हमारी रॉ फूड जैसे सैलेड है, फ्रूट्स है, जूसेस हैं, अंकुरित है, इसमें ऊर्जा होती है, ये लाइव होते हैं जी। तो ये भोजन हमें बढ़ाना है और हमें कुक्ड फूड वो थोड़ा सा कम करना है। दूसरी बात है कि
जैसे हम 3 अनाज 4 अनाज एक साथ खाते हैं, तो इससे हमारे पाचन शक्ति को कितने सारे रस स्त्रावित करने पड़ते इसको पचाने के लिए। अच्छा। उसको सोचिए ना, आप एक एग्जाम्पल लीजिए मिक्सी का। अभी आप मिक्सी में अनाज डालेंगे, उसके इंजन को कितनी मेहनत करनी पड़ती है उसको पचाने में। तो हम अगर इस प्राण शक्ति का, वाइटल फोर्स का, अगर हम इसको सेव कर सकें जी, तो ये ऊर्जा हमारी हीलिंग में, रिपेयरिंग में, जो भी हम स्किल सीखना चाहते हैं उसमें, एकाग्रता बढ़ाने में, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है ऊर्जा को सेव करना, इस प्राण शक्ति को, प्राण ऊर्जा को बचाना। और हम 7 दिन, जैसे पहले ज़माने में हमारे जो बड़े थे, पूर्वज थे, वो कहते थे हफ्ते में 1 दिन उपवास करना है। ये मैं जानना चाह रहा था, आप भी इसको प्रयोग करती हैं? हाँ। प्रोलॉन्ग फास्टिंग या इंटरमीडिएट फास्टिंग, तो आप करती हैं प्रयोग? बिल्कुल। कितने फास्टिंग का क्या रोल होना चाहिए? इसका एक ही सूत्र है कि यदि आप हमारी प्राण ऊर्जा को, पाचन ऊर्जा को हम कब रेस्ट देते हैं, जी। और अगर हम उसको रेस्ट नहीं देंगे, वो लगातार काम कर रही, तो वो भी एक बार थकने लगती है और हमारा भोजन पचना कम हो जाता है, वो अपच होने शुरू हो जाता है और आंतों में जाकर जमना शुरू हो जाता है। जी। जमते जमते सड़ने लगता है। जब वो सड़ता है तो गैस बनती है, और वो गैस सारी बीमारियों का जड़ है। जो आजकल छोटी छोटी बात में सिर दर्द हो रहा है, एसिडिटी है, कॉन्स्टिपेशन है, माइग्रेन है, ये सब वहीं से शुरू होता है और धीरे धीरे ये बढ़ने लगता है। तो क्या हम हमारी प्राण ऊर्जा को थोड़ा टाइम रेस्ट देते हैं? तो इसके लिए बहुत अच्छा होता है यदि हम 16 आवर, जो हम इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं, 16 घंटे की कम से कम बिल्कुल करना चाहिए। और सवेरे के टाइम अगर हो सके तो हमें सबको नाश्ता स्किप करना चाहिए, और 12 बजे के आसपास, क्योंकि सवेरे के टाइम हमारी जो प्राण शक्ति है या हम पाचन ऊर्जा कहें, ये थोड़ी मंद होती है, धीमी होती है। तो जब भी हम फास्ट को ब्रेक करते हैं, ब्रेकफास्ट, तो 12 बजे आप कोई भी ग्रीन जूसेस या एशगार्ड जूसेस के साथ शुरू करिए ताकि आपकी बॉडी डिटॉक्स हो। एशगार्ड जूस आता है, ये बहुत अच्छा, ये बहुत ही शक्तिशाली, ग्रीन जूस भी बहुत है, अच्छा होता है। तो ये आपके पूरे आंतों की सफाई करता है अच्छे से। और इसके बाद फिर आप एक अपना लंच और डिनर, पर इसमें भी कोशिश करें कि अनाज 30% और 70% फ्रूट, सैलेड, सब्जियां होनी चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा हम अगर अंकुरित को भी शामिल करते हैं तो, क्योंकि सबका एक ही है, क्या आपका भोजन आप डाइजेस्ट कर पा रहे हैं? भोजन हमेशा ऊर्जा से भरपूर हो। जी बिल्कुल। सीजनल, रीजनल, ओरिजिनल फल कोशिश करके हमें वो खाना है जो इजीली डाइजेस्ट करता हो, वो खाना है। क्योंकि हमारा जो शरीर बना है, हमारी जो आते हैं, वो बहुत गरिष्ठ को पचाने में उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और जब हम सिर्फ पूरी हमारी प्राण शक्ति भोजन को ही पचाने में लगे तो दूसरी क्रिएटिविटी हम कब करेंगे? हम रचनात्मकता की तरफ कब बढ़ेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत ज़रूरी है कि शरीर को रेस्ट दिया जाए और इसको उपवास के क्रम से सुधारा जा सकता है। दूसरी बात मैं ये जानना चाह रहा था कि जो आपने भोजन लेने का जो उदाहरण दिया कि हमको ज़्यादातर रॉ लेना चाहिए, अनकुक्ड भोजन है, लेकिन ऐसा कहते हैं मीनाक्षी जी कि भोजन में बैक्टीरिया, वायरस रहते हैं, उबाल लेना चाहिए, पका लेना चाहिए, वो नुकसान कर सकते हैं। हरी सब्जियां, फल जो है, तो इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, ये सन कुक्ड हैं जी, ताज़ा प्रकृति माँ ने हमें पका के सर्व किया है, और सब तरह से अलग अलग फल हैं, सब्जियां हैं। ये बात है कि आप उसको अच्छे से, क्योंकि अभी पेस्टिसाइड्स डालते हैं सारे, तो उसको अच्छे तरीके से आप 2-3 घंटे पहले पानी में डिप कर दीजिए, अच्छे तरह से क्लीन करिए। आपको ये पता है कि यदि हम कोई भी भोजन आग में पकाकर बनाते हैं, सारा उसका न्यूट्रिशन ख़त्म कर देते हैं, और जितनी हम तेज़ आंच में पकाते हैं
तो उसके बहुत सारे सत्व खत्म हो जाते हैं। अच्छा। और यदि हम उसको फिर से डबल गरम करते हैं तो बचा कुचा और ख़त्म हो जाता है। तो हमें कोशिश करनी है कि हम ताज़ा भोजन करें, ताज़ा बना हुआ और आप खाएं। 3 घंटे के बाद रखा हुआ भोजन में उसका न्यूट्रिशन वैल्यू और कम हो जाती है। तो जैसे हम लीफी वेजिटेबल्स है और जितने भी सब्जियां हैं, बस एक ही ध्यान रखना है कि हम इसको अच्छे तरीके से 3-4 पानी से क्लीन कर लें और इसको जूस के फॉर्म में, सैलेड के फॉर्म में, या फिर आप इसको कुछ अनाज है जिसको अंकुरित करके खाएं। पर जितना हम कुक्ड फूड लेंगे, अब आप उसमें देखिए आपने तेल भी डालोगे, नमक, मसाले, मिर्च, तो ये तेल कितना नुकसान कर रहा है। तेल अभी आप देखिए, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि हमारी रसोई में मसाले जो है आयुर्वेदिक हर्बल्स दवा का काम करते पर हैं। नमक के हम गुलाम हो चुके हैं। नमक हमें सबसे बड़ा गुलाम हमें किसने बनाया? नमक ने। तो इतना नमक खा के हम अपने बॉडी में जड़ता दे रहे हैं, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो रही है। ये जो हल्दी है, मेथी है, जीरा है, ये मसालों में उपयोग होता है। तो आपकी राय में क्या है? बट कम क्वांटिटी जी, क्योंकि हम जितना ज़्यादा तेल डालते हैं, हम उतना ज़्यादा मसाले डालते हैं और उतना हम गरिष्ठ भोजन यदि करते हैं तो हम अपनी प्राण शक्ति के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि आंतरिक शुद्धता से बाहर शुद्धता बनती है, होती है। तो स्किन के लिए, जैसा कि आप कह रही कि भोजन से काफ़ी हेयर फॉल का जो प्रॉब्लम, हेयर फॉल की प्रॉब्लम है या स्किन की प्रॉब्लम दूर होती है। स्किन को अच्छा, स्वस्थ और युवा बनाए रखने के लिए आप क्या प्रयोग करती हैं? देखिए, हम तो ब्यूटी एक्सपर्ट हैं, तो हम हमेशा कहते हैं कि जिस तरीके से हम अपना रोज़ हम ब्रश करते हैं, स्नान करते हैं, तो हमें गुड क्वालिटी डेली मॉइस्चराइज़र लगाना है ताकि हमारे स्किन की नमी बरकरार रहे। हमें सन प्रोटेक्शन लगाना है ताकि उसकी जो 10 बजे के बाद की यूवी रेज है वो हमारे स्किन को डैमेज ना करे या हमें पिगमेंटेशन ना आए। और ये हमारे केयर में हम बताते हैं हमेशा क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग और सन प्रोटेक्शन। तो ये एक रूटीन केयर हमें फॉलो करना चाहिए। साथ में हम थोड़ा सा बताते हैं कि रात को सोते समय भी आपकी स्किन को जो रिक्वायरमेंट है, सपोज़ किसी को एजिंग आ रही है, किसी को ऐसा लगता है कि मेरा स्किन पहले से डल हो रहा है, डार्क हो रहा है, टैन हो रहा है, तो उनको हम वैसे ही थोड़ा सा लाइटनिंग क्रीम्स वगैरह बताते हैं। विटामिन सी अगर कम हो रहा है, ग्लो कम आता है, तो एक ये तो हमें करना ही चाहिए। लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि यदि हमारा मन शुद्ध है, खान पान शुद्ध है, भावनाएं शुद्ध है, तो हमारी स्किन पे वो एक ऑरा अलग ही आता है, एक वो चमक अलग ही आती है। और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपकी लाइफस्टाइल, कि आप टाइम से सोते हैं, टाइम से उठते हैं, आपका वाटर इनटेक कितना है, आपका जो फ्रूट, जो आपकी डाइट है वो कितनी न्यूट्रिशियस है। अब यदि हम बात करते हैं गेहूं की, गेहूं में मैदा आता है, ग्लूटन, मैदा में फाइबर नहीं है, वो सब चिपकता है जा जाके। तो जो नया ट्रेंड आ रहा है, बच्चे आजकल फटफट ऑर्डर करते हैं, बाज़ार से सामान मंगाते हैं, ज़ोमैटो से ऑर्डर करते हैं। तो आप ये सोचिए कि वो क्या डाल रहे हैं पेट में, और यदि वो हमें नहीं पता है कि वो कितना पुराना मसाला भून के रख दिया गया है, कितना तेल पुराना है, कितने बार गर्म किया जा रहा है। लेकिन थोड़ी सी समझदारी से हम काम करें कि हमें फ्रेश ताज़ा भोजन करना है, कम मिर्च मसाले वाला करना है, और कोशिश करके यदि हम फ्रूट जूसेस लेते हैं जिससे डायरेक्ट न्यूट्रिशन मिलता है, और हमें वो सुपाच्य भी होता है और बहुत एनर्जी देता है, और हम ऊर्जा से भरपूर रहते हैं। और आप कभी भी देखिए, जब आप गरिष्ठ खाते हैं तो आपको सुस्ती आएगी, आलस, प्रमाद, नींद आएगी। तो आप यहीं पे समझिए कि आप की प्राण ऊर्जा को कितनी मेहनत करा रहे हैं।
तो यदि मैं सुपाच्य भोजन करती हूँ, ऊर्जा से भरपूर करती हूँ, तो मेरा स्किन ऑटोमेटिकली चमकता है। और यदि मैं अपने भाव को पॉजिटिव रखती हूँ, पॉजिटिव अफर्मेशन वाला रखती हूँ, सकारात्मक मेरे सोच है, जिसमें हम बोलते हैं कि आप सवेरे उठते ही साथ आपके जो थॉट्स हैं वो सारे दिन को डिराइव करते हैं। जी जी। तो अगर कुछ मैं 2 मिनट आपको थोड़ा सा बताऊं कि वो टाइम हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है जब हमारी नींद खुलती है, सुबह की वक्त। सुबह की, क्योंकि हमारा अवचेतन मन जगा होता है। और अगर उस 10 मिनट्स हम पावरफुल पॉजिटिव संकल्प लेते हैं तो वो सारे दिन हमको उसी अनुसार लेके जाता है। सबसे पहला संकल्प तो उस सर्वशक्तिवान को एक बार बहुत प्यार से नमस्ते करना है, गुड मॉर्निंग करना है, दिल से करना है। इस विराट सत्ता को धन्यवाद देना है। विराट सत्ता को धन्यवाद करना है, क्योंकि हम उसी की संतान हैं। जी। दूसरी बात है, एक बार दिल से परमात्मा को कहना है, परमात्मा तेरा लाख लाख शुक्रिया, तूने मुझे सब कुछ दिया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप जानते हैं। ये पॉजिटिव थॉट जरूरी है, बहुत जरूरी है। निराश नहीं होना है, दुखी नहीं होना है, नहीं होना है। मैं भाग्यवान हूँ, मैं चरित्रवान हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं विजयी हूँ। बार बार इसका रिपीटेशन जरूरी है। जितना आप मन मन में बोलेंगे, इससे क्या फर्क पड़ता होगा? इससे आपको जो सत्ता है जी, जो कायनात है, वो ये सारी चीज आपको देना शुरू कर देती है। क्योंकि आपका अंतर मन, अवचेतन मन बार बार यदि आप दोहराएंगे तो वो हमारे अवचेतन मन में चला जाता है। और जब हम अवचेतन मन जिसका जागृत होता है, उसको सारी चीजें मिलनी शुरू हो जाती है। वाह। तो सवेरे का 15 मिनट और सोते समय का 10 मिनट आपको परमात्मा को धन्यवाद देना है, शुक्रिया करना है, पॉजिटिव अफर्मेशन स्वमान लेना है। मैं सुखी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मेरे सबके साथ रिश्ते बहुत मीठे हैं, आज का मेरा दिन सफल है, मेरी सारी मीटिंग सफल है। तो सुबह सुबह गुड वाइब्रेशन दे देना चाहिए। अब अपने काम को, अपने परिवार को, अपने कलीग्स को, फ्रेंड्स को, सबके साथ मेरे रिश्ते बहुत मधुर हैं, कहीं पे भी मेरा तनाव नहीं है। और दूसरा, खुद को, मैं विजयी हूँ, मैं सफलता मूर्त हूँ, मैं निर्विघ्न हूँ, मैं निर्भय हूँ, मैं सर्वशक्तिवान हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ। जब हम ये सारे अफर्मेशन लेते हैं जी, किसी को धन की कमी है तो बार बार रिपीट करें, मैं धनवान हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं भाग्यवान हूँ, मैं पद्मा पदम भाग्यवान हूँ। आप ये करके तो देखिए, सफलता आपके पीछे पीछे आएगी। तो हमें हमेशा उसका शुक्रिया करना है, हमेशा पॉजिटिव सोचना है। जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है अच्छा, जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। बहुत अच्छा प्रेरक विचार दिया आपने। एक बात जो जहन में है कि आज सौंदर्य सामग्री का बाजार भरा पड़ा है और हमारे बच्चों को क्या चुनाव करना चाहिए, उनके सामने दुविधा रहती है कि कौन सा प्रोडक्ट लें। मैं किसी विशेष कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो आप सलाह दें कि वो कैसा प्रोडक्ट चुने जिससे उनकी स्किन सुरक्षित रहे, उनके बाल सुरक्षित रहे, उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर न पड़े। इसमें थोड़ी समझदारी चाहिए, थोड़ा गाइडेंस भी चाहिए। जो एक्सपर्ट है उनसे गाइडेंस लेकर ही हम शॉपिंग करें, चाहे हम स्किन केयर प्रोडक्ट, हेयर केयर प्रोडक्ट, मेकअप के प्रोडक्ट, क्योंकि अभी सबको अच्छा लगता है उसको प्रेजेंटेबल लगना। तो जो भी हम परचेस करते हैं, एक तो ऑथराइज्ड डीलर से लेना चाहिए। कभी भी हमें ग्रे मार्केट नकली प्रोडक्ट नहीं लेना है, फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी नहीं लेनी है। दूसरा, यदि हम उस फील्ड के एक्सपर्ट से थोड़ी सलाह ले सकते हैं तो हमें सलाह लेकर लेना चाहिए, क्योंकि स्किन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हमने गलती से भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट ले लिए जो और उल्टा करता है, नुकसान कर देता है। आप अपने सैलून में क्या उपयोग करती हैं, कैसे चुनाव करती हैं? क्योंकि आपके साथ तो एक जोखिम है, कस्टमर आते हैं, किसी को भी रिएक्शन ना कर जाए। हमने एक उसूल बनाया हमेशा, और मैं अपने सारे स्टूडेंट को सिखाती हूँ कि कभी भी कोई भी
डुप्लीकेट प्रोडक्ट में नहीं जाना जी। बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट जो है, ऑथराइज्ड प्रोडक्ट है, उसी को ही यूज़ करना। अब जैसे हम स्किन केयर पे काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, कुछ प्रोडक्ट तो बाहर के हैं, आउट ऑफ इंडिया के हैं, कुछ इंडिया के भी हैं, बट वो जेन्युइनली एकदम बेस्ट क्वालिटी बनाए गए हैं और जिसने बनाया है वो स्किन का मास्टर है। तो इसमें इसकी ब्रांडिंग कैसे होती है, कैसे पहचाने? इसमें से ISI मार्का होता है या FSSI का जाता है, तो इसमें क्या होता है? ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड होते हैं, टेस्टेड भी होते हैं। इसको बाजार में मिल जाएगा, चुनने में दिख जाता है, बट ये प्रोफेशनल प्रोडक्ट होते हैं। जी जी। तो हमें उसकी अप्रोच उसी तरीके से करनी पड़ती है, क्योंकि वो उस हिसाब से डिज़ाइन किए होते हैं और इसके रिटेल प्रोडक्ट भी आते हैं जी। बट उसमें क्वालिटी का बहुत ध्यान रखा जाता है। तो थोड़ा सा हमें समझ के लेना है कोई भी ऐसे, क्योंकि आजकल नकली प्रोडक्ट की भरमार है जी। और वही प्रोडक्ट की अगर आप एक्चुअल वैल्यू देखोगे तो 3000 4000, अगर आप उसी में डुप्लीकेट में जाते हैं तो 200 250 300 भी है, इतना फ़र्क है। ये नुकसान कर सकता है। पर बच्चों को इसीलिए समझदारी से इसमें लेना है, क्योंकि नुकसान तो करेगा ही। यदि हम क्या केमिकल डल रहा है, क्या स्टेरॉइड डल रहे हैं, ये हमें नहीं पता है। बिल्कुल। तो इसको थोड़ा इसका चयन बहुत सावधानी से करना है। शहरों में तो मीनाक्षी जी लोगों को उत्पाद मिल जाते हैं बहुत अच्छे, अब तो गांव में भी लोग ऑनलाइन मंगा लेते हैं और चुन लेते हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग का ज़माना है। लेकिन एक महंगे उत्पाद से व्यक्ति हमेशा सामना नहीं कर सकता, उसका बजट जो है, उसका बजट प्रभावित होता है। तो आप ऐसा कोई देसी नुस्खा बताने। अब भोजन का तो आपने बहुत ही अच्छा विचार दिया कि भोजन से काफ़ी हम अपने शरीर को सुंदर और स्वस्थ रख सकते हैं। प्रोडक्ट में कोई देसी उपयोग आप बताना चाहेंगे? ऐसे तो आप देखिए हमारे किचन में ही सारी चीज़ें होती है। आप अगर हम देखते हैं तो वहीं पे ही हम इतने अच्छे अनाज और चोकर होते हैं कि वो हमारा क्लेंजिंग इतना अच्छा कर देता है। थोड़ा सा हमारे पास मक्खन है, गाय का घी होता है, नारियल कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा होता है, ये भी स्किन के लिए। तो कुछ हमारे खुद के किचन में इतनी अच्छी चीज़ें होती है कि हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रूट पल्प होते हैं, कुछ दालें होती हैं जिसको हम अच्छे तरीके से पीस के एक पैक की तरह हम दही के साथ, कभी एग वाइट के साथ हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें तो देखिए हमें अपने आप ही मिल जाती है, बट कुछ इम्पॉर्टेंट होता है, थोड़ा सा सन प्रोटेक्शन, ये हमें एक मॉइस्चराइज़र। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम बहुत ही महंगा प्रोडक्ट लें, रीज़नेबल में भी, अफोर्डेबल प्राइस में भी बहुत अच्छी चीज़ें मिलती है। जैसे कोड स्किन कोड का बहुत अच्छे प्रोडक्ट आते हैं और भी बहुत अच्छे हैं, वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ अच्छी कंपनियां हैं जो एक नॉर्मल रेंज में, इकोनॉमिक रेंज में बनाती हैं, तो वो भी अच्छे होते हैं। पर यदि हम, फिर यही आता है कि यदि हमारा खान पान और जीवन शैली अच्छी होती है तो हमारी स्किन भी बहुत अच्छी होती है। बहुत बढ़िया। और अगर हम टाइम टू टाइम थोड़ा सलाह ले लें, थोड़ा स्किन केयर में अभी हम क्लीन अप्स करते हैं, फेशियल करते हैं, पीलिंग पॉलिशिंग। अभी आप देखिए एक्ने प्रोन स्किन जो होती है, पिंपल्स की समस्या टीनेजर्स में, ऑयली स्किन वालों में बहुत होती है। तो इसके लिए एंटीसेप्टिक फेस वॉश, इसकी क्रीम्स, बट दोनों तरह का प्रोडक्ट है मार्केट में, कम रेंज वाला भी है और ये भी बहुत इफ़ेक्टिव होता है। ऐसा नहीं है कि ये आपका काम नहीं करता है, तो हम आराम से ये इस्तेमाल कर सकते हैं। पर अगर हम अच्छे प्रोडक्ट लगा रहे हैं और थोड़ा फूड हैबिट चेंज नहीं करते तो हमें रिज़ल्ट भी नहीं मिलता है, वो भी हमें बहुत ज़रूरी है। तो हम और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारा एक्सरसाइज, साथ में पॉजिटिव थिंकिंग, इसके साथ साथ सवेरे डीप स्लीप है जो हमें वापस से ऊर्जा देती है, स्ट्रेस फ्री लाइफ, मतलब कई चीज़ें ऐसी हैं जिससे
ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी, ओवरऑल आपका ऑरा बढ़ता है, आपकी मेंटल क्लैरिटी बढ़ती है, आपकी समझ बढ़ती है और आप हर फील्ड में सफल होते जाते हैं। तो एक बात आप जो भी कह रही थी, डीप स्लीप की बात, हाँ, ये अनिद्रा की तकलीफ बहुत हो रही है लोगों को, नींद नहीं आना, तनाव बना रहना। तो ये अनिद्रा से निपटने के लिए आप क्या समाधान बताना चाहेंगे? आज की तारीख में हमारा सबसे बड़ा एडिक्शन जो है वो हमारा मोबाइल है। जी ये देखिए, हर चीज का अच्छा पहलू बुरा पहलू दोनों है। जी बिल्कुल। अगर हम उसको भी संयमित ढंग से यूज, अभी बच्चे पूरे टाइम रील देख रहे हैं, जी रात को लेट सोते हैं। अभी आप उसकी जो रेज होती है वो हार्मफुल होती है, आपकी नींद को डिस्टर्ब कर रही है। अभी अगर आप मोबाइल 12 बजे तक चला रहे हैं, 1 बजे तक चला रहे हैं, तो आपको कब नींद आएगी और हम कब सवेरे उठेंगे? बिल्कुल। तो यदि हमारी नींद अच्छी नहीं, क्योंकि नींद से आप ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है आपकी डीप स्लीप, गहरी नींद। यदि हमें नींद नहीं आती है तो हम फ्रेशनेस फील ही नहीं करेंगे, हमारी स्किन में थकावट रहेगी, हम शरीर उठ रहा है लेकिन मन थका हुआ है। तो इसलिए हमें डिसिप्लिन्ड लाइफ चाहिए। एक नियम बनाना पड़ेगा कि 10 बजे या 11 बजे मुझे मोबाइल स्विच ऑफ कर देना है और कभी भी मोबाइल को तकिए के बगल में रख के नहीं सोना है, क्योंकि उसकी रेज आपको पता नहीं है कितना हार्मफुल है हमारे ब्रेन को, हमारे हियरिंग को, हमारी आँखों को, सबको नुकसान पहुंचा रही है। और हम इसके एडिक्शन में बंधते जा रहे हैं। और बहुत बड़ा कारण मोबाइल, दूसरा तनाव, ओवर थिंकिंग। हम जो एक ही बात को पकड़ के ज़्यादा सोचने लगते हैं, हम उसको लेट गो नहीं करते हैं। एक ये कारण भी है जिससे हमें नींद नहीं आती है। कभी कभी ऐसा होता है मीनाक्षी जी कि विचारों ओवर थिंकिंग होने पर और विचारों का लगातार बहुत ज़्यादा प्रभाव मस्तिष्क पे होने पर व्यक्ति की नींद उड़ जाती है। तो विचारों से दूर होकर के शून्य की स्थिति में आकर के या एकदम शांत स्थिति में आकर के व्यक्ति कैसे अपने को रख सकता है, क्या प्रयोग करना चाहिए? इसके लिए बहुत सिंपल उपाय बताती हूँ। बहुत सारे लोग जो आज बहुत सक्सेसफुल हैं, उनको डायरी लिखने की आदत होती है जी। तो हमेशा हमें एक डायरी लिखने की आदत बनानी चाहिए जी। तो आप एक पत्र भगवान के नाम आप उसमें लिखे, रोज आप सुबह से शाम तक आपने क्या क्या किया। अच्छा। और जो बात आपको बहुत बार घूम रही है और आप उस विचार से मुक्त दूर नहीं हो पा रहे हैं, तो आप उसको लिखिए। अच्छा। आप उसको बता दीजिए भगवान को, या आपका जो सच्चा साथी तो एक ही है सबका, गॉड। आप उसको एड्रेस करते हुए लिखिए ताकि आपके मन से वो बात निकल जाए। जब हम उस बात को लिख देते हैं तो हम हल्के हो जाते हैं। डायरी लिखना बहुत आवश्यक। डेली नियम बनाना चाहिए सबको कि हमें एक डायरी लिखनी है, और जो अच्छे काम किए वो भी लिखिए। सुबह से रात तक मैंने क्या क्या किया वो भी लिखिए। और कभी किसी से हमारा 36 का आंकड़ा है, कभी किसी से हमने जोर से बोल दिया, बिल्कुल। तो कभी कभी मेरे संग थॉट किसी के लिए अच्छे नहीं जा रहे, हर बात लिख दीजिए। जब आप अपनी बात किसी को बता देते हैं तो आप हल्के हो जाते हैं और फिर आपको गहरी नींद आती है। वाह। तो इसमें भी आप उस व्यक्ति से जिसके लिए आपके थॉट चल रहे हैं, या व्यक्ति, वस्तु, स्थान जिसके लिए भी चल रहा है, आप उससे माफ़ी भी मांग सकते हैं। आप माफ़ी मांग लीजिए, माफ़ कर दीजिए और अपनों को बहुत दिल से धन्यवाद दीजिए। तो जब आप हल्के हो जाएंगे तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी, दुर्विचार परेशान नहीं करेंगे। और ये साइंटिफिकली प्रूवन है जी कि आपको डेली डायरी लिखनी चाहिए। और ये नहीं सोचना है कि मेरी डायरी कोई पढ़ लेगा। अभी किसी के पास टाइम नहीं किसी की डायरी पढ़ने के लिए। तो और यदि ऐसा लगता है तो आप उसको फाड़ के डस्टबिन में डाल दीजिए, पर आप हल्के हो गए। जब हम हल्के हो जाते हैं तो हमें बहुत अच्छी नींद आती है। इस प्रयोग से मन के विकार दूर हो जाते हैं। तो एक तो सवेरे हमें
उस परमात्मा को धन्यवाद करना है, गुड मॉर्निंग करनी, और रात को हमें अपना पोता मेल उसको देना है, अपनी बातें उसको बतानी है। बहुत अच्छा। और हम हल्के हुए और हमें बहुत डीप स्लीप आती है। और हमेशा सोते समय कोई अच्छी बुक, मोबाइल नहीं, कोई अच्छी बुक जो कि आपको मोटिवेशनल हो या फिर स्पिरिचुअल हो या जो आपके अंदर शक्ति और ऊर्जा भरती हो, ये बुक का भले आप एक पैराग्राफ या आप गीता कहें, गीता जो ऐसी हमारी जो पुरानी बुक्स होती हैं जिसमें आपको कोई प्रेरणा मिलती है, कोई नॉलेज मिलता है, ये बुक पढ़ के सोएंगे तो रात भर आपके वो थॉट रहेंगे। और जो रात का अंतिम विचार वो सुबह का पहला विचार होता है। आप ये हमेशा देखिएगा। तो हमेशा रात को अच्छे से भगवान को गुड नाइट करके अच्छी बुक पढ़ के तब सोइए और उस परमात्मा की गोद में छोटे से बच्चे बनकर सो जाइए कि हम तेरी छत्र छाया में हैं, तुम अगला दिन हमारा नया उमंग, उत्साह, खुशियों वाला नया जीवन, नया प्राण, नई ऊर्जा के साथ, नई चेतना के साथ हम सवेरे उठें। तो हमें स्लीप को और हमें शाम का भोजन एक टाइम करो। तो जब भी हम भोजन करते हैं बिल्कुल तो हमें गहरी नींद आती है जी। तो शाम का भोजन हमें बल्कि करना चाहिए। अभी कॉन्सेप्ट चेंज हुआ है, शाम को आप भोजन करिए, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत गरिष्ठ हो। और उसके बाद आप देखेंगे कि फिर आप आराम करिए। और जब हम भोजन करते हैं तो नींद भी गहरी आती है और हमारी पाचन ऊर्जा को अब और कोई काम नहीं होता है, तो वो उसको पूरे अच्छे तरीके से पचाती है। तो अच्छा। हाँ, इसलिए दोपहर का बल्कि भोजन हल्का करना चाहिए, क्योंकि हम वर्किंग हैं, सब काम करते हैं। तो यदि हम भोजन भी गरिष्ठ कर रहे हैं और फिर हम तुरंत खाना खा के काम कर रहे हैं तो हमारी प्राण शक्ति को डबल मेहनत करनी पड़ती है। पचाने की तो कर ही रही है, साथ में आपको आपकी ऊर्जा अपने काम में भी लग रही है। तो हमें नींद बहुत अच्छी यदि आए, और उसके लिए आपको एक्सरसाइज भी करनी। 1 घंटे वर्कआउट करेंगे। जितना ज़्यादा हम एक्सरसाइज करते हैं, हमारे सारे चक्र जो जॉइंट हैं उसमें मूवमेंट होता है, और जितना हमारे चक्र मूव करते हैं तो हम उसमें भी एक ऊर्जा बनती है। और एक्सरसाइज करेंगे तो हम थकते हैं और फिर हमें गहरी नींद आती है। तो एक बच्चों के जैसे, जो छोटा बच्चा कैसे इतनी गहरी नींद सोता है जी, तो सच्चा सुख वो निरोगी काया, जिसको लेटते ही नींद आ जाए, वैसा होना चाहिए। तो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप अपने सेंटर में बैठती हैं और दिन भर में सैकड़ों ग्राहक आते हैं आपके अलग अलग, तो कई लोगों से आपको मिलना होता है। तो कोई चैलेंजिंग ऐसा कोई अनुभव रहा है आपका, बहुत चैलेंजिंग आया हो या बहुत ज़्यादा आपको लगा हो कि मुझे इसको सॉल्व करना है? क्योंकि हम सर्विस इंडस्ट्री में हैं, और सर्विस इंडस्ट्री में तो हर समय सुनना सुनना और सुनना ही होता है। तो ऐसे एक वाकया बताती हूँ। एक क्लाइंट का हमने हेयर स्ट्रेटनिंग किया था। तो अब बालों को स्ट्रेट करना मतलब उसके बॉन्ड को तोड़ के उसको एक जैसा बिठाना जी। तो शायद वो उनको कम पसंद आया। कर्ली हेयर को पूरा सीधा कर सकते हैं, वो पूरा स्ट्रेट करना था। अच्छा। क्योंकि अभी काफ़ी सालों से इंडियंस के बाल जो होते हैं ना, हैवी भी होते हैं और थोड़े वेवी होते हैं, अनमैनेजेबल होते हैं। तो उस क्लाइंट हमारे यहाँ करा के गई, और 2 दिन बाद शायद उनको कम पसंद आया। तो उनके पिताजी साथ में आए और वो इतना नाराज़ थे कि इतने ज़ोर ज़ोर से गुस्सा हो रहे थे। तो सबने बोला मैम चलिए, एक सर आए हैं, वो काफ़ी नाराज़ हो रहे हैं और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे, गुस्सा हो रहे थे क्योंकि आपने हमारी बेटी के बाल बिगाड़ दिए इसलिए। तो वो इतने गुस्से में थे, और उन्होंने क्या किया, जिस हेयर ड्रेसर ने ये उनका बेटी का स्ट्रेट थेरेपी किया था, वो लेकर आए कैंची और उसका बाल काट दी, उस हेयर ड्रेसर का। तो उसमें मैं आई, तो वो मुझे देखकर थोड़ी देर शांत हुए,
और फिर मैंने कहा कि आप इतना नाराज़ क्यों हो रहे हैं, थोड़ा शांति से बात करिए। तो वो 2 मिनट में शांत भी हुए। तो हमें हमेशा जो सर्विस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, चाहे वो होटल इंडस्ट्री है, चाहे अलग अलग जितनी भी सर्विस के सेक्टर हैं, कि कुछ भी हो जाए हमें अपना पेशेंस लूज़ नहीं करना है। आपको शांत ही रहना है, आपकी बोली में मिठास हो कि आपकी बात सुन के सामने वाला भी शांत हो जाए। हालांकि उन्होंने गुस्से में बहुत गलत कर दिया कि वो हेयर ड्रेसर का ही उठा के बाल काट दिए। ये सच्ची घटना है, ये सच्ची घटना है, सैलून की घटना है। और उसके बाद फिर मैंने उनको प्यार से ऑफिस में बुलाया। मैंने कहा आपको क्यों ऐसा लग रहा है, ये बाल अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वैसे कुछ नहीं हुआ है, पर यदि आपको लग रहा है कि ये ख़राब हो गए तो ये ठीक करना मेरी जवाबदारी है। आप थोड़ा सा धीरज रखिए, शांत हो जाइए। वो मेरी बात सुनते सुनते शांत हुए और उन्होंने सॉरी भी बोला कि जो हरकत उनसे हो गई। जी। तो ऐसे एक नहीं, हमें आए दिन ये फेस करना पड़ता है। पर मैं एक ही बात खुद भी सीखती हूँ और पूरे जो फ्रंट डेस्क वाले बच्चे हैं, जो मैनेजर्स हैं, उनको समझाती हूँ कि आपको बिल्कुल शांत रहना है। आपकी जो टोन है, वॉइस है, वो बिल्कुल मीठी होनी चाहिए। वो क्लाइंट है, क्लाइंट इज़ ऑलवेज राइट। आपको अपना आपा नहीं खोना है। और जितना हम शांत रहेंगे, और हमारा आत्मा का गुण भी शांति है, तो ऐसे कुछ कुछ बातें आ जाती है लाइफ में और हमें इससे निपटना पड़ता है। और भी एक और चैलेंजिंग मीनाक्षी जी आपके पास, आपके प्रोफेशन में है, शादियां जब होती हैं तो दुल्हन का श्रृंगार होता है। हाँ। वन टाइम इवेंट है वो। हाँ। और उसमें अगर जरा भी गड़बड़ी हुई तो सारा कुछ समय का भी खेल रहता है। तो इसमें आप किस तरह से ट्रेन करती हैं अपने यहाँ के सहायिकाओं को कि कैसा उसको चैलेंज वो एक्सेप्ट करें? ये शुरुआत में चैलेंजेस बहुत आते थे, पर धीरे धीरे टीम मंझती चली गई और हम भी मंझते चले गए। कभी इसमें कोई ऐसा गड़बड़ कभी नहीं हुआ? हाँ, अभी देखिए, इसमें सबका अपना अपना टेस्ट होता है, तो हमें पहले उनसे कम्युनिकेट करना पड़ता है बार बार कि आपको कैसा चाहिए। अच्छा। शुरुआत में हुआ एक आध बार कि शायद लिप कलर पसंद नहीं आया, तो वो टोन में मैच नहीं हुआ, वो ब्राइड भी रोना शुरू, ब्राइड के साथ वो मेरी टीम भी रोना शुरू। तो उस सिचुएशन को हैंडल करना, बहुत उनको प्यार से मनाना, वापस फेस धुला के फिर से ठीक करना। तो पर अब का जो समय आ गया है, इसमें काफ़ी क्वालिटी प्रोडक्ट बनने लग गए। अच्छा। हाँ, और अब इतनी अच्छी चीज़ें आ गई हैं कि बट फिर भी आपका ऑब्जर्वेशन शार्प होना चाहिए, आपकी समझ होनी चाहिए कि उनको क्या चाहिए। पर अभी अब ये नौबत कम आने लगी और हमारा पूरा ये ध्यान होता है कि ब्राइड का वो सबसे बड़ा दिन है, उस दिन उसका इतना सा भी मूड ऑफ नहीं होना चाहिए। हम वो सारे एफर्ट करते हैं कि उसको हम कूल डाउन, काम डाउन रखें और वो अपने आप को जब फेस देखे तो बहुत खुश हो जाए, क्योंकि उसकी दुआएं भी तो काम कर रही है हमारे लिए। तो आपके यहाँ दूल्हों का भी होता है श्रृंगार? हाँ, आजकल तो ग्रूम मेकअप बराबरी से हो रहा है, जितना ब्राइड उतना ही ग्रूम, क्योंकि देखिए दोनों इम्पॉर्टेंट है और कैमरे के सामने दोनों को ही आना है, क्योंकि वो इतनी फोटोग्राफी होती है, फोटोशूट होता है। तो मैंने देखा कि पहले ग्रूम नहीं करते थे मेकअप, सिर्फ ब्राइड। तो ब्राइड तो बेहद खूबसूरत दिखती है, पर ग्रूम सुंदर दिखते हुए भी थोड़ा सा, क्योंकि कैमरा है ना, वो माइक्रो लेता है, तो अगर आप उसमें एक अच्छा सा बेस बनाते हैं तो आपका स्किन का कलर भी अच्छा लगता है और वो बहुत नेचुरल लगता है। अब आप देखिए, चाहे टीवी एंकर हैं, चाहे हॉलीवुड, बॉलीवुड, सभी तो मेकअप करते हैं। बिल्कुल। क्योंकि जब हमें कैमरे के सामने आना है तो एक हमारा स्किन इवन लगे। तो अभी ग्रूम भी बहुत प्यार से तैयार होते हैं, उनका भी हेयर होता है। और देखिए, जितना काम बढ़ेगा उतना रोज़गार बढ़ेगा।
तो अभी ब्राइड और ग्रूम दोनों के दोनों, makeup अच्छा न केवल ग्रूम, उनके भाई, जीजा, चाचा, पापा सब तैयार होते हैं, क्योंकि अब खुशी का दिन है। तो और छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री भी काफ़ी डेवलप कर रही है बहुत बहुत। तो यहाँ मेकअप आर्टिस्ट की काफ़ी डिमांड रहती है। जी। आपको क्या लगता है, आपके यहाँ से सहयोग मिलता है फिल्म इंडस्ट्री में? फिल्म इंडस्ट्री का देखिए 2 अलग अलग तरह के वर्क हैं जी। जो उसमें जो बच्चे काम करते हैं ना, उनका जो वर्क है वो अलग तरह का है। अच्छा। क्योंकि उनको दिन दिन भर टाइम देना पड़ता है। वो रीशॉट होता है जो बार बार, तो उसमें बार बार टचअप लगता है। जी। पर मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि फिल्म इंडस्ट्री में, और जो छोटे छोटे बनती हैं, मूवी बन रही हैं, उसमें वो लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। तो कम से कम रोज़गार मिल रहा है और वो उस मोड पे काम कर रही हैं। पर मुझे बहुत खुशी है कि और मेरी दिल से दुआ भी रहती है कि ये सब बच्चे खूब आगे बढ़े, खूब खुशियाँ दे ईश्वर, और इनका कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा बना रहे। सुख शांति, खुशियाँ, सफलता सब इनके घर आंगन में हो, और फैमिली लाइफ भी बहुत अच्छी हो। मतलब ऐसा ही नहीं कि हम सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में बढ़ रहे हैं, हमें दोनों को बैलेंस करना है। एक जो चलती है परंपरा कि एक व्यक्ति अगर अध्यात्म की ओर चला जाए तो धीरे धीरे विरक्त हो जाता है, और ऐसा भी होता है मीनाक्षी जी कि वो सब कुछ छोड़ के वैराग्यवान जीवन जीने लगता है। लेकिन आपके जीवन में प्रोफेशन भी उतना ही महत्वपूर्ण है और वैराग्य, ये ध्यान धारणा और आध्यात्मिक जीवन भी महत्वपूर्ण है। तो कैसे संतुलन बैठाती हैं? असली वैरागी तो वो है जो घर गृहस्थ में रहते हुए कमल फूल के समान रहे। भाई आप अगर छोड़ के जंगल में जाके आप तपस्या कर रहे हैं तो ये तो पलायन भी हुआ जी। अब अगर आप सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए भी, आप प्रवृत्ति में रहते हुए भी यदि आप निवृत्त रहते हैं, मतलब न्यारे और प्यारे रहते हैं, कमल फूल के समान रहते हैं, तो ही आप सच्चे योगी हैं जी। तो ही आप सच्चे वैरागी हैं। क्योंकि आपको अपनी जिम्मेदारियों से आप पीछे नहीं हटना है, भागना भी नहीं है। आपको इन्हीं के साथ रहते हुए, सबको सहयोग, स्नेह, प्रेम देते हुए, सारे काम निभाते हुए आपको उस परमात्मा के साथ कनेक्ट होना है। क्योंकि अल्टीमेट जाएगा क्या मेरे साथ? मेरे पुण्य कर्म जाएंगे। ये जो मैं इन आँखों से देख रही हूँ ना, ये सब यहीं रह जाएगा। और जाएगा सिर्फ मेरे पुण्य कर्म, मेरा संस्कार, और मैंने जितना उस परमात्मा के साथ सर्व संबंध जोड़े, जितना दिल से, शिद्दत से उसको याद किया है, ये मेरा पुण्य कर्म, मेरे अच्छे कर्म मेरे साथ जाएंगे। तो इसके लिए हमें रहते हुए अपने जीवन को सात्विक बनाना है, मन को शुद्ध बनाना है, विचारों को, संकल्पों को प्रेममयी बनाना है, स्नेहमयी, और हर के लिए मेरा भाव शुद्ध हो। जब मेरा भाव शुद्ध होगा सब के लिए, तो शुभ भावना, शुभ कामना, जिसको हम कहते हैं श्रेष्ठ भाव हो कि सब आगे बढ़ें, सब सुखी रहें, सब मंगलमय हो उनका जीवन, तो जाके आपके अंदर सच्चे योगी तो आप तब हैं। और मतलब मेरा जो परिभाषा है कि आपको अपनी जिम्मेदारियों के साथ आपका भोजन भी सात्विक हो, आपका ध्यान भी, क्योंकि देखिए जिसको हम याद करते हैं उसकी सारी ऊर्जा हमें मिलने लगती है। तो यदि मैं परमात्मा को याद करती हूँ तो वो प्रेम का सागर है, वो करुणा का सागर है, वो दया निधि है, वो दुख हरता सुख करता है, वो सर्वशक्तिवान है। तो उसकी सारी शक्तियाँ मुझ में ट्रांसफ़र होनी शुरू हो जाती है। और यदि हम उसको ब्रह्म मुहूर्त में याद करते हैं, वो भोलानाथ है, वो सारी ऊर्जा, सारी शक्तियाँ हमें मिलनी शुरू हो जाती है। तो हमें इनर पावर बढ़ाना है। आंतरिक शक्ति हमारी कहाँ से इकट्ठी होगी? उस एक सर्वशक्तिवान को। तो आप एक बहुत योग बैठा रही हैं कि मन की शांति, ध्यान और आध्यात्मिक शक्ति से
वो सुंदरता भी पाई जा सकती है जो बाहर व्यक्ति ढूंढ रहा है। हाँ, ये आपका कहना है और आप इसीलिए अपने प्रोफेशन में काफी समर्पित हैं। ये गीता का कर्मयोग भी है एक प्रकार से कि पूरे मन से अपना काम करिए और अपनी आस्था को भी गहरी रखिए। तो गहरी आस्था से आपको मदद मिलती है दुख के क्षणों में, निराशा के क्षणों में? बिल्कुल बिल्कुल। वो कैसे, कोई अनुभव बताना चाहेंगे? मैं तो बल्कि अभी महसूस करती हूँ कि मैं हर पल उसकी छत्र छाया में रहती हूँ। मैं जो संकल्प करती हूँ मुझे वो कई बार लगते हैं तुरंत सिद्ध होते हैं, क्योंकि जितना जितना आप सूक्ष्म होते जाएंगे, आपका भोजन सूक्ष्म होगा, आपका मेडिटेशन जब आप करने लगते हैं तो आपका मेंटल क्लैरिटी इतनी बढ़ती है कि आपको सामने भी दिखने लगता है क्या होने वाला है, या आपकी जो मानसिक रूप से आपके जो फॉग हैं वो क्लियर होते हैं, और जब आप शुद्ध भाव में होते हैं तो आपको परिस्थितियाँ और समझ में आनी शुरू हो जाती है। आपने एक त्रिकोणीय जो आपका व्यक्तित्व है, स्पिरिचुअल, भोजन श्रृंखला में भी, फिर सुंदरता में भी, बड़े अच्छे जवाब दिए। चलते चलते मेरा आखिरी सवाल है कि एक सफल ब्यूटिशियन बनने के लिए क्या गुण होने चाहिए? सबसे इम्पॉर्टेंट है धैर्यता। आपके अंदर धैर्य का गुण तो बहुत होना चाहिए जी। दूसरी बात है आपकी मिठास, आपकी ज़बान में बहुत विनम्रता और मिठास होनी चाहिए। तीसरी बात है आप जो भी काम कर रहे हैं आपको उसके बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए, आपके अपने सब्जेक्ट में पूरी मास्टरी होनी चाहिए। जब आपका नॉलेज अच्छा होता है तो हम अच्छे तरीके से काम भी कर सकते हैं और बता भी सकते हैं। चौथा, आपको एक्टिव और एनर्जेटिक रहना है, क्योंकि जब आप एक्टिव दिखेंगे, एनर्जेटिक दिखेंगे तो आपका क्लाइंटल भी आपको देख के इंस्पायर होगा और वो आपसे सर्विस लेगा। बिल्कुल। अगली बात है बहुत इम्पॉर्टेंट बात, अगर मेरी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ मेरी फैमिली लाइफ दोनों को हमें बैलेंस करना है। यदि मैं प्रोफेशनल लाइफ में बहुत आगे बढ़ रही हूँ और परिवार के साथ मेरे रिश्ते खराब हो रहे हैं, चाहे वो मदर इन लॉ हो, चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे वो बच्चे हों, आप कभी भी उस सफलता को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब आपको घर परिवार के साथ प्रेम होगा, आपको उधर से भी ऊर्जा मिल रही है, तो बहुत इस बात को ध्यान रखना है कि मेरा पारिवारिक जीवन और मेरा व्यावसायिक जीवन दोनों में सामंजस्य करते हुए जो सफल होता है ना वो एक्चुअल सफल होता है। और अगर हम एक तरफ भी लूज़र होते हैं तो हम लूज़ ही करने लगते हैं। तो अपना विश्वास, फेथ और अपनी मिठास परिवार के मेंबर के साथ भी बना के रखें, और इधर अपने जो भी आपकी टीम है, आपके कलीग्स हैं, आपके स्टाफ हैं और आपके साथ जो काम कर रहे हैं, उन सबके साथ भी आपका बहुत प्यारा व्यवहार होता है और आपके क्लाइंट के साथ भी, तो आप सही मायने में सफल होते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको सफल होने के लिए आगे बढ़ाती है। और मैं सभी जितनी भी दर्शक हैं और साथ साथ में जो भी भावी मेरी बच्चियां जो ब्यूटी एक्सपर्ट बनना चाहेंगी, उनको अभी से गुड विशेस और ब्लेसिंग्स देती हूँ कि बेटा जिस भी काम में जाओ, मेहनत से पीछे नहीं हटना, दिल से काम करना, अच्छे से सीख के काम करना और शुभ भावना रखते हुए काम करना। थैंक यू। आपने बहुत अच्छी बातें आज की हमारे साथ और जानकारियाँ दी। साथियों, मैं आशा करता हूँ कि आज मीनाक्षी बुरुडेजा जी की बातें आपको अच्छी लगेंगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका फिर से धन्यवाद। थैंक यू सो मच, आपने इतने प्यार से बुलाया। मैं हमेशा मेरे दिल में एक आपके प्रति और कृतज्ञता है जी। और हमेशा रहेगी। थैंक यू सो मच, सबका बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।